आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू ने शपथ ली और इस बीच गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की कमान संभाली। इस बीच देश में ये बहस कई सालों से चलती रही है कि नेहरू अगर प्राइम मिनिस्टर ना होते और उनकी जगह पर पटेल प्राइम मिनिस्टर होते तो ये हो जाता, पटेल प्राइम मिनिस्टर होते तो देश की बहुत तरक्की हो जाती, देश बहुत आगे निकल जाता। जो उम्मीदें हमने पटेल से आज तक लगाई हैं, उन उम्मीदों को हम डॉक्टर अंबेडकर से क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? उन उम्मीदों को हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो जामा मस्जिद से सन 47 में कहते हैं, मुसलमानों से कहते हैं कि अगर आज आप पाकिस्तान चले गए तो ये टोपी दाढ़ी कुर्ते में जो मुसलमान आपके सामने खड़ा है ये यहाँ पे अकेला रह जाएगा। और यही अंबेडकर की बात है। अंबेडकर की बात इसलिए भी बहुत यहाँ पे अहम हो जाती है कि जिस समाज से अंबेडकर ने उत्थान किया है, उस समाज का, दलित समाज का, और जिस मकाम पे वो देश में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी के जिस तरह से वो प्रेसिडेंट बने हैं, उसे लेकर कई चीज़ आज तक भी सामने पूरी तरह से नहीं आ पा रही हैं। तो हमारा सवाल आज यहाँ पे यही रहेगा, इस नेहरू और पटेल से इतर अगर कोई बहस हो सकती है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हो सकती है। और आज डिस्कशन में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप कुमार भाई, सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस से पीएचडी कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशिखा नेगी जी हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में मास्टर्स कर रही हैं जेएनयू से। साकिब सलीम भाई हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में एमफिल कर रहे हैं जेएनयू से। और साकिब सलीम भाई की एक बात ये भी है कि वो इंजीनियर भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ आज इस डिस्कशन में सरजील इमाम भाई भी हैं, वो भी रिसर्च स्कॉलर हैं जेएनयू में और मॉडर्न हिस्ट्री में एमफिल कर रहे हैं। और इससे पहले आईआईटी मुंबई से सरजील भाई ने बीटेक एमटेक किया है। तो सबसे पहले मैं सरजील भाई से ये सवाल पूछना चाहूँगा, बहुत बड़ी बहस का एक इशू रहा, मौजू रहा है देश में, कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर अंबेडकर से वो उम्मीदें, वो एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं की जा सकती जो पटेल से की जा रही हैं बार बार? मौलाना आज़ाद की शख्सियत हिंदुस्तानी इतिहास में इस तरह की है, वो एक मुसलमानों के वो नेता हैं जिन्होंने कोशिश की दशकों तक कि कांग्रेस के मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में मुसलमानों को शामिल किया जाए। ये कोशिश उनकी आप अगर गौर करेंगे तो 1910 से, जब उनकी उम्र महज 20 साल के आसपास रही होगी, 1910 से लेकर के 1945-46 के आखिरी चुनाव तक ये कोशिश लगातार मौलाना आज़ाद ने की है कि मुसलमान कांग्रेस में बराबरी की हैसियत से शामिल हो पाएँ और कांग्रेस के हिंदू नेता और हिंदू अवाम भी मुसलमानों को बराबर का शरीक माने हिंदुस्तान की सियासत में। मगर अफसोस की बात यह है कि वो नाकाम रहे, वो जिसकी वजह से हमें बंटवारा वगैरह का मंजर देखना पड़ा। लेकिन अगर आप उनकी करियर पर गौर करेंगे तो इसमें कहीं शक नहीं है कि नेहरू और पटेल दोनों से ज़्यादा लंबे अरसे तक उन्होंने नेशनलिस्ट कॉज जिसको बोलते हैं उसकी सर्विस की है, उसकी खिदमत की है। उन्होंने कहीं ज़्यादा लिखा है, कहीं ज़्यादा पढ़ा है, कहीं ज़्यादा बोला है, इसमें कहीं शक नहीं है। वो उनके 50 साल का जो ज़ख़ीरा है एक बार नज़र के सामने से गुजारा जाए तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले उन्होंने अपनी टीनेज उम्र में जो कमसिनी में ही लिसानुस्सिद्क़ नाम की एक मैगज़ीन शुरू की, जिससे कि वो हिंदुस्तान के उलेमा क्लास को नेशनलिस्ट कॉज के लिए लामबंद करना चाहते। वो मिस्र के किस्से सुनाएंगे कि अंग्रेज़ वहाँ क्या जुल्म कर रहे हैं, वो इराक़ के किस्से सुनाएंगे कि अंग्रेज़ वहाँ क्या जुल्म कर रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान का उलेमा क्लास जागे, जो कि पहले ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में लगा हुआ था, वो और इस जद्दोजहद को बड़े पैमाने पर ले जाना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने उर्दू में अल-हिलाल शुरू किया, जो 15-20 साल तक शाये होता रहा, जिससे कि पढ़े लिखे मुसलमान तबके को उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जगाने की कोशिश की। ये 1920 से 30 का जो दशक है, जिसमें आप देखते हैं कि मुसलमान कांग्रेस के प्रोटेस्ट मूवमेंट्स और वगैरह वगैरह में शामिल होते हैं बहुत बड़ी तादाद में, तो वो मौलाना आज़ाद और उलमा क्लास की ही बदौलत है कि खिलाफत मूवमेंट कामयाब होता है, नॉन कोऑपरेशन में तब्दील होता है वगैरह वगैरह। तो आप देखेंगे कि जो बंटवारे के पहले के जो 50 साल हैं, उसमें पहले 30 साल मौलाना आज़ाद की बहुत अहम रोल रहा है। हुआ क्या, आखिरी 2 दशकों में, 2 दहाइयों में मुसलमान जो हैं वो कांग्रेस से दूर जाते गए। ख़ासकर जब हुकूमत कांग्रेस के हाथ में आई 1937, तब से आखिरी 10 साल तो मामला बिल्कुल उल्टा चला है कि मौलाना की लाख कोशिशों के बावजूद कांग्रेस मुस्लिम दुश्मन पार्टी साबित हुई और मौलाना के बावजूद भी मुसलमान कांग्रेस को वोट देने या उसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुए। इनफैक्ट मुस्लिम लीग का उन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रंट खड़ा किया। उसके बावजूद आखिरी 10 साल में हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने के लिए, एक रखने के लिए मौलाना ने अथक कोशिशें की, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान कांग्रेस में पास करवाया। उस वक्त वो 6 साल से कांग्रेस के सदर थे, 1939 से 35 तक। वो वर्ल्ड वॉर में इमरजेंसी सदर कांग्रेस के मौलाना आज़ाद थे। जब सब कांग्रेस लीडरशिप थी वो जेल में थी,
उस वक्त मौलाना आज़ाद प्रेसिडेंट 6 साल तक सदर मुकर्रर रहे, और जब वो आप बाहर आए तो कैबिनेट मिशन प्लान को उन्होंने कांग्रेस में पास करवाया, और ये आखिरी प्लान था जो अंग्रेज़, मुस्लिम लीग और कांग्रेस तीनों ने पास किया था, जो कि एक यूनाइटेड इंडिया का गोल अचीव कर, जिसमें मतलब लग रहा था कि हिंदुस्तान को बंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मौलाना आज़ाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि इस चीज़ को पास करवाने के बाद मैं छुट्टी मनाने बम्बई, गालिबन बम्बई चला गया, जहाँ मौसम बेहतर था दिल्ली से, जहाँ की बहुत गर्मी थी। और मैंने एक गलती की जिसको मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती मानता हूँ, वो ये थी कि मैंने नेहरू का नाम अपने बाद कांग्रेस के सदर बनने के लिए प्रपोज़ कर दिया। ये उनके अपने अल्फाज हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो। वो उस जगह भी पटेल को जितना भी मुस्लिम दुश्मन माना जाए और तारीख़ में जितने भी उनके बयानात खंगाले जाएं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ रहे हैं, जो काफ़ी हैं, जो एक ढूंढेंगे हज़ार मिलेंगे, लेकिन उस वक्त भी मौलाना जैसा आदमी जो कि हिंदुस्तान को एक देखने के लिए इतना परेशान है कि वो पटेल तक को कांग्रेस का सदर बनाने के लिए तैयार है 1946 में, नेहरू की बेवकूफ़ी उन्हें पसंद नहीं, कि जो कि सिर्फ एक सेंट्रल स्टेट, मजबूत सेंट्रल स्टेट को रखने के लिए हिंदुस्तान को बांटने को तैयार है, लेकिन मौलाना कतई तैयार नहीं थे। तो ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती भी है, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी भी है कि एक हिंदू कांग्रेस से कैबिनेट मिशन प्लान पास करवा पाया एक मुसलमान सदर, जो कि आपको ये दुनिया में बहुत कम देखने को मिलेगा। अच्छा, अब आज़ादी के बाद की उनकी काम है। आज़ादी में उन्होंने मुसलमानों को रोकने की कोशिश की कि ना जाएं। दिल्ली में जामा मस्जिद पे खड़े होकर के कहा कि अगर ये अशराफ चला गया, ये पढ़ा लिखा तबका चला गया, तो तुमको कौन देगा, यहाँ लीडरशिप कौन फराहम करेगा, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई के मौके, तुम्हारे प्रेस के कौन मतलब इंतज़ामिया, ये सब ख़त्म हो जाएगा। और जो कि हुआ, दिल्ली से आप देख सकते हैं कि हालांकि कई मुसलमान नहीं जाना चाहते थे, उनको मार के निकाला गया। ये हालत हुई कि पुराना किला में 2-3 लाख मुसलमान जमा थे जिनको गांधी जी खाना देने गए। तो यहाँ हमारी आबादी का 3/4 हिस्सा दिल्ली का, जो सबसे पढ़ा लिखा तबका होगा पूरे हिंदुस्तान में, वो ये कहा कि 1 महीने के अंदर सामान उठा करके चल दिया। मौलाना आज़ाद की कोशिशों की वजह से ये झटका कम पड़ा हम पे। अगर शायद वो ना होते तो सब के सब चले जाते। हमें तो ऐसा लगता है कि अगर उनके जैसी मजबूत शख्सियत अगर ना खड़ी होती तो ये जो दिल्ली और ये हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के इलाके हैं, इन पे और बड़ा झटका लगता। जितना झटका लगा है उससे कहीं बड़ा झटका लगता। ये हुआ। अब आज़ादी के बाद की अगर सालों पर आएंगे तो मौलाना आज़ाद की ख़ास बात यह है कि एक तो वो एडुकेशन मिनिस्टर की हैसियत से 10 साल बेलौस इस मुल्क की खिदमत करते रहे, और उस खिदमत का जो सबसे बड़ा समर है, जो सबसे बड़ा फल है, वो है IITs की शक्ल में। जो 5 बड़े IITs हैं वो 1958-59 तक तश्कील हो चुके हैं, और मौलाना का इंतकाल 1958 में हुआ है। तो इन्होंने अगले 10 साल में, ये प्लान 1946 से ये प्लान लोगों के दिमाग में था, जिसको अमल में लाने में 10 साल लगे, जिसमें हमारे बाहर से मदद भी मिली कई मुल्कों से, लेकिन इस पूरी चीज़ को हेड करने वाला, इस प्रोजेक्ट को मौलाना आज़ाद रहा था, जिन्होंने 10 साल अपनी ज़िंदगी के लगाए, जिन IITs पे आज हम नाज करते हैं। तो मिला जुला करके अगर मुख्तसर में कहा जाए इस पूरी बात को, तो मौलाना आज़ाद वो शख्सियत है जिसने कोशिश की कि कांग्रेस में मुसलमानों को बराबरी की जगह मिले। उसके लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया। उसके लिए उन्होंने मुसलमानों से गालियां भी सुनी, तुम तो हिंदुओं के एजेंट हो वगैरह वगैरह। इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस से उम्मीद नहीं छोड़ी कि कांग्रेस अभी भी मुसलमानों को जगह दे सकती है। वो नाकाम रहे, लेकिन उस नाकामी के बावजूद वो अकेला इंसान है जो बटे हुए हिंदुस्तान में हमारे लिए उम्मीद की शक्ल में खड़ा रहा। बस ये है मुख्तसर में मौलाना आज़ाद की कामयाबियाँ, जिनको उसके बरअक्स अगर आप नेहरू और पटेल के किरदार को देखेंगे तो कम से कम जो मुस्लिम सियासत थी उसके लिए ना वो बहुत ज़्यादा जोड़ने का काम कर पाए कि हिंदुस्तान को बंटने से बचा पाएँ, ना उन्होंने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। और इनफैक्ट अगर मौलाना की माने तो नेहरू ने अपनी गलतियों की वजह से हिंदुस्तान को बंटवारे की तरफ और आगे बढ़ा दिया। अच्छा, सरजील भाई से मैं एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूँगा। सरजील भाई ने बताया जैसे IITs में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बहुत बड़ा किरदार रहा है, तो कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई संबंध रहा है क्या? इन जो ये सफलताएं उन्होंने हासिल की थी, जो ये मुल्क को इतने बड़ी सहूलियतें एक तरह से उन्होंने दी थी, तो कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या संबंध है? जी, जहाँ तक मेरी समझ है तारीख़ की, नेहरू के वक्त में जो उनके 15 साल थे प्रधानमंत्री रहने के, नेहरू और आज़ाद दोनों जब काम कर रहे थे, पटेल तो खैर बहुत जल्दी इंतकाल करके, इसमें कांग्रेस कार्यकारिणी को और सरकार को अलग अलग रखा जाता था। तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव का काम है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम, वो कांग्रेस पार्टी से अलहदा है, आज़ाद है। तो मौलाना आज़ाद को जो बजट मिल रहा है वो अपने हिसाब से मिल रहा है, वो सरकार का है, वो खुद डिसाइड कर रहे हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए। कांग्रेस को उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने 10 साल पार्टी के लिए कम और आवाम के लिए ज़्यादा काम किया है, जहाँ तक मेरी समझ है। तो ये उनकी इंडिविजुअल, और इसमें नेहरू की भी जाहिर सी बात है समझ इन्वॉल्व है, मगर यही 2 शख्सियत थे जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर फॉर्मल हेड तो मौलाना आज़ाद है, जिनकी वजह से ये सारा काम मुमकिन हो पाया।
जैसा दिल भाई ने भी बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कितनी सारी अचीवमेंट्स देश के लिए हैं जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और आखिरी वक्त में हम सरजील भाई के पास दोबारा यहाँ पे जाने की कोशिश में हैं। सरजील भाई से मैं दोबारा ये सवाल पूछना चाहूँगा कि सरजील भाई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो आज़ादी के वक्त में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और मुझे नहीं लगता कि देश में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अलावा इस देश में कोई और ऐसा संस्थान है, कोई और ऐसी जगह है। जैसे अभी दिलीप भाई बता रहे थे कि अम्बेडकर के नाम से कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं, और अम्बेडकर को जब तब चाहे बहुजन समाज पार्टी के द्वारा चाहे रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा याद किया जाता रहा है, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कोई याद क्यों नहीं कर रहा है? मुसलमानों ने भी मेरे हिसाब से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भुला दिया है। तो ये कहना कहाँ तक सही है कि मौलाना अबुल कलाम कहीं के ना रहे, ना कांग्रेस पार्टी के रहे, मुस्लिम लीग का उन्होंने पूरी तरह से एक तरीके से मुखालफत की। जब उनका इंतकाल हो गया उसके बाद से आज तक न मुसलमान और न कांग्रेस पार्टी ही कोई सुनियोजित तरीके से मौलाना की सोच को आगे बढ़ाने, या मौलाना जिन कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते थे या जिनको एक करने की कोशिश कर रहे थे, उन प्लान को आगे बढ़ाने की, आपने बिल्कुल सही कहा। एक मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी, उसको भी अल्लाह जाने कितना फ़ंड मिलता है, और उसके अलावा एक दो कॉलेजेस रोड्स के नाम तो खैर वो तो रख ही देते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की हैसियत से मेरे ख्याल है मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी अकेला होगा। तो यहाँ पर थोड़ा काम मुसलमानों को इंट्रोस्पेक्शन का है कि हम खुद झाँकें अपने अंदर और पढ़ें कि मौलाना आज़ाद ने क्या लिखा 39 सालों में, कैसे उनकी सोच बदली अलग अलग दशकों में। जब वो शुरू कर रहे हैं अल हिलाल लिखना 1920 में, आज 100 साल उसको पूरे हो गए। 1914-15 के आसपास उन्होंने शुरू किया था, आज 100 साल अल हिलाल को शुरू हुए पूरे हो गए हैं। क्या बताइए कि अल हिलाल के मेयार का, अल हिलाल की आज़ादी रखने वाला, दिमाग में फ्रीडम ऑफ थाट, इन सब की आज़ादी रखने वाला, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की आज़ादी की बात करे, ऐसा कोई जर्नल मुसलमानों का है अभी हिंदुस्तान में? क्या हम कोई ऐसा जर्नल चला रहे हैं जो कि आज़ाद ख्याल हो, जो कि ताकत के सामने आवाज़ उठाने की हिम्मत रखे, जो क्राउड फंडेड हो, जो सोर्स फंडेड हो? क्या ऐसा कोई जर्नल है हमारे पास? तो सबसे पहला सबक, अगर मौलाना आज़ाद पे बात ही करनी है, तो सबसे पहला सबक मौलाना आज़ाद की तरफ से ये है कि तुम अपनी आवाज़ को बुलंद करो, अपनी आवाज़ को बनाओ। ये सबसे पहला सबक है। अच्छा, दूसरी बात कि ख़ुद मुसलमानों ने क्यों उन्हें भुला दिया, तो उसके पीछे एक प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस का टैग जो लग गया, तो हिंदुस्तान के कई इलाकों में कांग्रेस को एक हिंदू पार्टी की तरह देखा जाता था, ठीक है? तो जो कांग्रेस का टैग लग गया, तो उसकी वजह से मौलाना आज़ाद को भी शक की निगाहों से देखा जाने लगा। आप अगर पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के भी कई लोगों की बात सुनेंगे, जो बुज़ुर्ग, हमारे बुज़ुर्गान दीन भी, मौलाना भी बोला करते हैं ऐसा, तो उसमें से पाकिस्तान के कुछ तो डायरेक्ट ये बोलते हैं कि वो मुसलमान थे ही नहीं। इस तरह के भी इल्ज़ामात उन पर लगे हैं कि वो एजेंट है गोया हिंदुओं का, इस तरह करके। वो बड़ी साफ बात है, ये कई लोग बोलते हैं, लेकिन उसमें गलती हमारी है, क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इंसान कहाँ फंसा था, वो किस परेशानी से दो चार है, वो क्या करना चाह रहा है, उसने अपनी कौम के लिए क्या ख्वाब देखा है, वो तो तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। वो किन परेशानियों में मुब्तला है ये भी नहीं पता है। दूर से देख रहे हो कि गांधी के साथ बैठा हुआ है तो बोल रहे हो, तो ये हमारी गलती है, कुछ हमारी कौम की अपनी गलतियाँ हैं कि हमने एक सिरे से जब कांग्रेस को खारिज किया, जब कांग्रेस ने हम पे मजालिम भी बहुत ढाए हैं पिछले 70 साल में, इसमें कोई शक नहीं है, तो जब एक सिरे से हमने कांग्रेस खारिज किया, तो कांग्रेस के साथ जो काम के मुसलमान भी थे, जो काम के हिंदू भी थे, उनको भी खारिज कर दे रहे हैं। ये हमारी गलती है। तो इसमें हमें कैरेक्टर बाई कैरेक्टर देखना है कि इस किरदार का रोल क्या रहा है। क्या इस किरदार का रोल जोड़ने वाला रहा है तो वो हमारा हीरो है। फिर हमें देखना है कि वो जोड़ने की कोशिशें कैसे करता था, वो अखबारों का इस्तेमाल कैसे करता था, वो पार्लियामेंट का इस्तेमाल कैसे करता था, वो स्कूलों का इस्तेमाल कैसे करता था। मौलाना आज़ाद के खुतबे आप पढ़िए मदरसों के रिफॉर्म पे, वो चीज़ें जो 100 साल में भी हम बहस करके पूरा न कर पाए हैं, थोड़ा आगे बढ़े हैं, ये तो अल्लाह का फजल, लेकिन पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ये सारी ऐसे करके कई चीज़ें मिलेंगी जिस पर आपको एक नज़र षानी ज़रूरी है।